आज तुम्हें कुछ अपने साथ अलग बच्चे भी दिख रहे होंगे, है ना? कुछ कुछ। तो जैसे कि बैच की बात तुम्हें पहले भी बताई थी कि बैच बनेंगे, है ना? 2 बैचेस बनेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट आज वाली क्लास में हैं, आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो 12th और 11th के मिक्स करके हाईली इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th पढ़ोगे या सिर्फ 11th पढ़ोगे। मेजरली फोकस है इस बैच का कि तुम लोगों को जेई क्वालिफाई कराना है विद द गुड स्कोर। करेक्ट? तो 11th प्लस 12th के ऐसे टॉपिक्स दोनों के, है ना? नॉट ओनली वन ग्रेड, दोनों ग्रेड के ऐसे टॉपिक्स जहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में आता। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सबके पास कोई ना कोई एडवांटेज जरूर होगा। ठीक है? सर्टिफिकेट होगा या तो कैटेगरी एडवांटेज होगा, है ना? तो ये वाले बैचेस तुम्हारे 1 महीने जब तक चलेगा, जब तक तुम्हारा मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ, करेक्ट। तो कल वाला जो टेस्ट हुआ था वो कैसा हुआ आप ठीक लोगों हुआ। को? ठीक है, ओके। एक बार स्ट्रेंथ देख लेते हैं कितनी है आज की। एक मिनट दो मुझे जरा। है ना? तो ये बैच है, बहुत मेहनत करना, 1 महीने बचे हुए हैं। जिस बच्चे को जो भी हेल्प चाहिए डायरेक्टली आके पूछ सकते हो। क्लासेस अगर कुछ भी चाहिए, रिवीजन चाहिए, मैम मेरे को एक्स्ट्रा रिवाइज करा दो, एक्स्ट्रा मटेरियल दे दो, जो भी तुम इन लोगों को चाहिए तुम टीचर से डायरेक्टली हेल्प ले सकते हो। ठीक है? तो यही मेन क्राइटेरिया है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है सबको। किसी को और कुछ डाउट है? मेरा एक सेकंड रुकना बेटा, पेन नहीं मिल रहा, वेट। अच्छा, पेन तो सामने रख के बैठी हूँ।
नवजोत, रविंद्र, संगीतिका, संध्या, श्रुति, हर्षित, हर्ष, माधव, धनंजय, दीप्ति, अंशिका, आर्यांश। ओके, तो कल का पेपर देखो था तो इजी, बट थोड़ा सा था मतलब कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट तो फिर कर लेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पढ़ो क्या कह रहा है। मेरे पास दो चार्ज बॉल्स हैं जिन पर चार्ज है प्लस क्यू। इनको आपने एक स्ट्रिंग से, थ्रेड से लटकाया हुआ, जैसे अभी तक हम ऐसे क्वेश्चंस करते भी थे कि आपने किसी थ्रेड से दो चार्जेस को इस तरीके से बांधा हुआ है। सब, ये भी चार्ज क्यू है और ये भी चार्ज क्यू है, दोनों के पास चार्ज क्यू है ना। मान लो वर्टिकल के साथ ये कुछ एंगल बना रहे होंगे इनिशियली, θ1 θ2, अलग अलग या सेम एंगल, है ना। तो अब इनकी लेंथ दी हुई है कि ये वाले जो स्ट्रिंग्स हैं इनकी लेंथ आपको एल एल दी हुई है। अब ये बोल रहे हैं कि आप इस पूरे सेटअप को उठा के एक सैटेलाइट के थ्रू स्पेस में ले जाते हो जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, देयर इज नो ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर मान लो हम सिंपल जनरली ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बेटा क्या लगाते हैं यहाँ पे, mg फोर्स लगाते हैं ऐसे। इस चार्ज बॉल से यहाँ पर भी हम mg फोर्स लगाएंगे, दोनों के पास प्लस प्लस चार्जेस हैं तो ये दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे इधर इधर, है ना। Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि रिपल्सिव नेचर का होगा। इस यहाँ अलोंग में लगती है टेंशन, कुछ इस तरीके का फोर्स यहाँ पे बन के आता है। अब अगर ग्रेविटी नहीं है तो सिंपल सी बात है, मेरे पास mg नहीं होगा, सिर्फ कौन सा फोर्स होगा, ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओनली F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो क्या होगा, तुम्हारे जो ये जो आपके पास चार्ज्ड बॉल्स हैं जिनके पास चार्ज क्यू क्यू है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, दैट्स इट। और डाउनवर्ड में कोई फोर्स है ही नहीं। वैसे भी स्पेस में तुम्हें पता है कोई भी चीज नीचे डालते तो वो नीचे नहीं जाती, वो कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। सिमिलरली तुम्हारे जो ये चार्ज बॉल्स हैं ये भी कहाँ ऐसे कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, मतलब यहाँ से पिन किया हुआ है, तो कैपिटल क्यू यहाँ पर और एक कैपिटल क्यू यहाँ पर। इनकी लेंथ कितनी है आपस में, 2l की दूरी पर है। तो कह रहा है कि बताओ इनके बीच में कितना, कहाँ गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स। तो एंगल तो हमें पता चल गया कितना है, 180 डिग्री का, क्यों ऊपर उठ गया। टेंशन क्या हो जाएगी, टेंशन बताओ, टेंशन किसके बराबर हो जाएगी। अब जो ये टेंशन फोर्स है यही किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करेक्ट। ये जो टेंशन टी यहाँ पे लग रही थी इस तरीके से, अब यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी विच इज 2l का स्क्वायर। तो 2l का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4l स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सेकंड देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ओ अच्छा, इसमें ऑप्शन एल, ए क्यों नहीं होगा, हाँ इसमें एल है ना, ये देखा नहीं, करेक्ट करेक्ट। तो ये के क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, राइट, डी नहीं होगा, हाँ ना। ओके, ये क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमारे पास एक थिन शीट को अगर हम किसी स्लिट के सामने लगाते हैं तो क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होगा। रुको, a thin transparent sheet placed in front of the one slit cause the entire interference fringe pattern to shift। तो कह रहा है कि अगर मैं किसी भी एक स्लिट के आगे, मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से स्लिट्स होती है ना, स्लिट 1 स्लिट 2, किसी भी एक के आगे अगर हम एक शीट रख देते हैं, है ना। शीट का मतलब क्या है बेटा, इस शीट का मतलब है मान लो इसकी थिकनेस टी है और इसके पास कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू। तो अगर लाइट रे यहां से निकल के जाएगी तो इसके पास कुछ ऑप्टिकल डेंसिटी है ना। देखो अगर मेरे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मतलब भाई एयर से तो ज्यादा ही है। अब ये जो हमारी लाइट है एयर की बजाय टी थिकनेस जो है किसी मीडियम से गुजरेगी, तो मीडियम से गुजरेगी तो पाथ डिफरेंस में सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, है ना। यस मैम। कुछ ना कुछ चेंज
जरूर आएगा। तो पाथ डिफरेंस में कुछ ना कुछ शिफ्ट आएगा, वो तो हमारे पैटर्न भी शिफ्ट होंगे। मैंने तुम्हें इसके एग्जांपल्स भी कराए हुए हैं कि जो हमारा सेंटर मैक्सिमा है कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऊपर लगाया है फर्स्ट वाली स्लिट में, अगर हमने कोई भी शीट इंट्रोड्यूस करी है तो मेरा सेंटर मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना, क्योंकि पाथ लेंथ बढ़ जाती है ऊपर, तो यानी शिफ्ट तो होगा। अब इसने कहा है कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ इंक्रीज हो गई, बिल्कुल सही बात है। कहा मेरे पास अगर μ1 होता, सपोज यहाँ पर सिर्फ एयर होती, तो मेरा जो पाथ डिफरेंस होता S1 से इस डी पॉइंट पे जाने का, तो वो AD होता। ध्यान से देखो, सिर्फ AD होता। लेकिन अब मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, ये शीट लगा दिया, तो AD में क्या ऐड होगा, यहाँ पर आप लिखोगे क्या हो जाएगा, देखो ये वाली लेंथ और ऐड हो जाएगी, कौन सी, μt टाइम्स, है ना, ऑप्टिकल लेंथ μt। T इज द थिकनेस, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैंने जब तुम्हें कराया है तो वहां पर ये पाथ लेंथ निकलवाना सिखाया है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो म्यूटी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो बोथ रीजन एंड असम्पशंस आर ट्रू। इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला तुम्हारी क्लास में लिखवाया हुआ है, वो याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला कर लिया होगा। क्या कह रहा है, देखो मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर के बीच की जो दूरी है वो d है, प्लेट्स की दूरी। कैपेसिटर की दो प्लेट है, इनके बीच की दूरी a है। कैपेसिटर की प्लेट का जो एरिया दिया हुआ है वो a दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि हम एक b थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक लेके आते हैं और उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। अब बोल रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक को रखने के बाद जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता है, वो हो जाता है मेरा कितना बेटा, 2 टाइम्स ऑफ C। C क्या है, डाइलेक्ट्रिक के बिना वाला। तो डाइलेक्ट्रिक के बिना कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। कैपेसिटेंस को रखने के बाद देखो, अगर ये पूरे में फिल हो जाता, कैपेसिटर हमारा डाइलेक्ट्रिक पूरे में फिल होता, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बट ये पूरे में फिल नहीं किया, उन्होंने थिकनेस दे दी, देयर इज सम थिकनेस B। कुछ थिकनेस B के लिए अगर रखते हैं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आता है किसी थिकनेस के लिए, है ना, थिकनेस में रखा हुआ है, तो यानी ये वाला सिनेरियो नहीं बनेगा। किसी थिकनेस में रखा होगा, सपोज इस तरीके से, है ना, जिसकी थिकनेस तुम्हें B दे रखी है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, याद करो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K कराया है, इक्वल्स टू 2 इंटू C का क्या बनेगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो मैंने ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट उड़ा दिया, क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन D। अब देखो यहाँ पे थिकनेस की जगह मुझे B दिया हुआ है ना, यहाँ पर T जो है B के बराबर है, तो यहाँ पर B लिख लेगा, B प्लस B बाय K इक्वल्स टू 2 अपॉन D, यही बचेगा 2 अपॉन D। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आया, D इक्वल्स टू 2D माइनस B प्लस B बाय K, करेक्ट। तो D इक्वल्स टू 2D माइनस 2B प्लस 2B बाय K। 2D को इधर ले आओ, क्या बचेगा, माइनस D प्लस 2B इक्वल्स टू 2B अपॉन K। क्लियर है ना, yes. बस 2B अपॉन K को छोड़ के सारी चीजें इधर ले आए, तो मेरे पास इधर क्या बचा, देखो 2B माइनस D इक्वल्स टू 2B अपॉन K। तो मेरे पास K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की वैल्यू आ गई, देखो कितनी, 2B अपॉन 2B माइनस D, है ना, 2B अपॉन 2B माइनस D। तो मेरे पास K की वैल्यू ये आ गई। अब देखो मेरे पास इसी ऑप्शन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, C भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब आगे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो ये 2 टाइम्स आ रहा है, इसके लिए B की वैल्यू क्या रखनी है। देखो B की वैल्यू क्या रखनी है, पूरे में तो नहीं रखा ना, देयर मस्ट बी सम वैल्यू ऑफ B। कहां से कहां तक, 0 से लेके D तक, क्योंकि D क्या है, सेपरेशन बिटवीन और कैपेसिटर की प्लेट, है ना। कैपेसिटर की प्लेट, देखो यहाँ पर बस कैलकुलेशन थी, इतना बस, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब अगेन क्या कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट आता है कि ये पूरे में तो हो नहीं सकता, डाइलेक्ट्रिक 0 से लेके D तक है,
कितने कितने में होना चाहिए? अब देखो कितने में होने चाहिए का जवाब कहां से मिलेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जीरो तो नहीं है ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जीरो तो नहीं है, देयर मस्ट बी सम वैल्यू, तो यानी के की वैल्यू जीरो से तो बड़ी होगी। बोलो भाई, जीरो तो नहीं हो सकता ना, कुछ जीरो से तो बड़ी होगी। यस मैम। ओके, जीरो से बड़ी है, तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख देती हूँ कि मेरा जो टू बी माइनस डी है, देखो इसको यहाँ ले आओ, टू बी माइनस डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ध्यान से देखो, टू बी माइनस के ग्रेटर देन जीरो है, तो टू बी माइनस डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि बी की वैल्यू, अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं बी की वैल्यू डी बाई टू रखूं यहाँ पे, तो ये जीरो आ जाएगा। जीरो, टू बी माइनस डी इफ बी इज डी बाई टू, तो यानी ये वैल्यू तो जीरो हो गई। ध्यान से देखो, के जीरो नहीं हो जाएगा क्या? बी की वैल्यू अगर डी बाई टू रखोगे तो टू बी माइनस टू जीरो आ रहा है। यस मैम। ठीक है, ये वैल्यू जीरो आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि के को ग्रेटर देन जीरो रखना है, इस वजह से। ओके, अब सी वाली लिमिट देखो, सी वाली लिमिट में ये इक्वल्स टू लिखा हुआ है कि आप बी को डी बाई टू के बराबर भी कर सकते हो, तो बराबर हम नहीं कर सकते है ना। यहाँ देखो इक्वल्स टू का साइन है, तो बराबर करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो फिर के की वैल्यू जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा बी और डी ऑप्शन। बी और डी ऑप्शन, तो मेरा यहाँ पे क्या आया कि बी मस्ट बी ग्रेटर देन डी बाई टू। बी, अगर मैं बी को डी बाई टू से छोटा रखती हूँ तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बी क्या होना चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन डी बाई टू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया यहां से, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन आता है बेटा। देखो, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर, ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स का क्वेश्चन है बेटा। सेमीकंडक्टर, MO2 वाले जो बच्चे होंगे शायद उनका ये वाला टॉपिक रह गया था, बाकी सबका हो गया है, देख लो। सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक है ये। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगाते हैं। होता क्या है रेक्टिफायर बेटा? रेक्टिफायर होता है, इनपुट पर क्या देते हैं? रेक्टिफायर में इनपुट कौन सी वोल्टेज होती है? AC वोल्टेज। याद रखना, हमारे पास रेक्टिफायर का मतलब क्या है? इनपुट पर AC और मिलेगा क्या? मिलेगा कौन सा बेटा? DC। मिलेगा क्या? DC वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, AC देंगे, DC मिलेगा। इसमें एक होता है हाफ वेव। हाफ वेव में क्या करते हैं बेटा? एक ही डायोड लगाते हैं। ठीक है, एक ही डायोड लगाते हैं। तो ये एक ही डायोड क्या करता है? इस एक ही डायोड के थ्रू मुझे इनपुट आउटपुट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? एक ही डायोड है, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये डायोड किस में चला जाएगा? नेगेटिव साइकिल में। देखो, नेगेटिव साइकिल आई, ध्यान से देखो, AC है, AC में एक पॉजिटिव साइकिल होगी और AC में एक नेगेटिव साइकिल होगी। बात समझ में आई? यस। सपोज अगर मेरे पास, मैं इसी क्वेश्चन को बताती हूँ, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगी ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा डायोड वर्क कर रहा है? D1। क्यों D1 क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि D1 किसमें है? अभी फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ, अगर सपोज करो मेरे पास AC की ये अभी पॉजिटिव साइकिल आई, तो पॉजिटिव साइकिल में D1 क्या हो गया? फॉरवर्ड, और D2 क्या हो गया भाई? रिवर्स, है ना, क्योंकि नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। D2 हो गया रिवर्स बाइज। बेटा जब D2 रिवर्स बाइज हो जाएगा तो D2 काम नहीं करेगा, तो मुझे आउटपुट किसके अक्रॉस मिलेगा? किसके अक्रॉस मिलेगा? D1 के अक्रॉस। D1 के अक्रॉस। अब दोबारा सुनो, अब सपोज कि मेरे पास नेगेटिव साइकिल आई, तो ये वाला नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब बताओ कौन सा डायोड फॉरवर्ड हो गया? नेगेटिव। हाँ,
तो अब नेगेटिव साइकिल के लिए अब लिखोगे आप, नेगेटिव साइकिल के लिए कौन पॉजिटिव हुआ, D2 फॉरवर्ड हो गया है ना, D2 फॉरवर्ड। और पॉजिटिव साइकिल के लिए कौन फॉरवर्ड हो गया था, D1 फॉरवर्ड हो गया था। तो यानी चाहे कोई भी साइकिल आ जाए, मेरा एक डायोड तो काम करेगा, दिख रहा है। नेगेटिव साइकिल में D2 काम करेगा और पॉजिटिव साइकिल में D1 काम करेगा। तो इसका मतलब मुझे हर इनपुट के अक्रॉस आउटपुट मिलेगा, जैसे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बेटा जो आउटपुट वोल्टेज आएगी ना, वो पॉजिटिव के अक्रॉस भी आएगी और नेगेटिव के अक्रॉस, लेकिन ऊपर आ जाएंगे। तो ये क्या बन गई, अब ये डीसी वोल्टेज बन गई। क्लियर हुआ, ये डीसी वोल्टेज बन गई। इतना सही है, समझ में आया। अगर हाफ वेव होता मेरे बच्चों, अगर हाफ वेव होता तो हाफ वेव में एक ही डायोड काम करता है। तो एक ही डायोड काम करेगा तो मतलब कोई एक ऐसी साइकिल होगी जिसमें वो आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि देख रहे हो ना कि एक साइकिल में एक ही डायोड काम कर पा रहा है। देखो नेगेटिव में एक ही डायोड काम करेगा, और अगर डायोड ही एक है तो फिर एक साइकिल पे आउटपुट नहीं मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा हाफ वेव है कि फुल वेव, क्या कह रहे हो, दोबारा बता दो, समझ क्या नहीं बता, आया। ये तो रेक्टिफायर की डेफिनेशन है। मैम हाफ वेव में वन डायोड होता है, फिर ये आपने नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिया? ये तो फुल डायोड है ना, ये तो पूरा फुल वेव है, ये तो फुल वेव का ग्राफ बनाया है। देखो ये अभी फुल वेव है, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में होता क्या है, कोई भी साइकिल आए एक डायोड ऑलवेज एक्टिव रहेगा। जैसे अभी हमने देखा नेगेटिव साइकिल में D2 फॉरवर्ड हुआ, पॉजिटिव साइकिल में D1 फॉरवर्ड हुआ, है ना। इतना समझ में आया। हाँ हेलो, अब मैं तुम्हें रेक्टिफायर समझाऊं क्या बैठा के, रेक्टिफायर पढ़े। देखो बेटा, एक घंटे का ही टाइम है, बहुत काम कराना है, जगह ढूंढ लेते हैं। एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव, ठीक है। रेक्टिफायर जनरल क्या समझो, हाफ वेव में क्या होगा, मान लो मेरे पास मैंने बस एक ये डायोड लगा रखा है, ठीक है, बस यहां से आया एसी इनपुट, ठीक है, एसी वाला इनपुट मिलता है तुम्हें ये, ठीक है, एसी इनपुट आया, मुझे यहां से कहीं ना कहीं आउटपुट मिल जाएगा वी आउट। अगर पॉजिटिव साइकिल आई, सुनो, अगर पॉजिटिव साइकिल आई तो ये वाला डायोड क्या हो गया, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यानी अब ये किस में है, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड। तो मुझे इसके आउटपुट पर यहाँ पर एक आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी, ठीक है। अब एसी की नेगेटिव साइकिल आई, अब बेटा नेगेटिव साइकिल आई तो ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। अब बताओ अब किस में चला गया, ये मैम रिवर्स में। रिवर्स में चला गया। अगर ये रिवर्स में चला गया तो अब इसके अक्रॉस कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिवर्स में वोल्टेज इनफाइनाइट होता है, रिवर्स में बहुत वोल्टेज मिलेगा, है ना, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अब मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर दोबारा पॉजिटिव साइकिल आएगी तो जाके फिर आउटपुट मिलेगा, है ना। जब पॉजिटिव साइकिल आएगी फिर मिलेगा, नेगेटिव के लिए नहीं मिलेगा। तो ये हुआ हाफ वेव। क्लियर। फुल वेव में क्या होगा, अब जैसे तुम्हारे यहाँ पर अब देखो ये है फुल वेव, जो अभी क्वेश्चन था ये फुल वेव का है। फुल वेव में देख लिया कि D1 भी काम कर रहा है और D2 भी, फॉरवर्ड में D1 और रिवर्स में ये रहा पॉजिटिव ये रहा, है ना। नेगेटिव साइकिल आती है तो D2 काम करने लग जाता है और पॉजिटिव साइकिल आती है तो D1 काम करने लग जाता है। ये हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर बेटा जो आउटपुट मिलेगा तुम्हें हर साइकिल के लिए मिलेगा ऐसे, ठीक है, इसीलिए इसको फुल वेव बोला गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैंने एसी वोल्टेज दी है, मुझे बताओ 15वें मिली सेकेंड में कौन सा फॉरवर्ड होगा कौन सा रिवर्स होगा। देखो दोनों तो फॉरवर्ड नहीं हो सकते, दोनों रिवर्स नहीं हो सकते, ये तो हमने देख लिया है कि एक साइकिल पर एक ही काम करेगा, है ना, एसी की पे। अब ये देखना बाकी है कि 15th
माइक्रो सेकंड पे यानी 15वें मिली सेकंड में एसी की प्लस वाली साइकिल होगी या एसी की नेगेटिव साइकिल होगी, यही तो देखेंगे तभी तो पता चलेगा। करेक्ट। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे इस एसी वोल्टेज का टाइम पीरियड फाइंड करना पड़ेगा। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, यही होगा। 2 पाई ओमेगा कितना दिया हुआ है? 100 पाई। देखो ये ओमेगा होता है ना, ओमेगा टी। पाई से पाई कट गया, टाइम पीरियड कितना आया? 1/50 सेकेंड। तो ये तो टाइम पीरियड तो बेटा सेकंड में आया, लेकिन देखो मुझे मिली सेकंड में पूछा है, तो अपने टाइम पीरियड को मिली में कन्वर्ट करो। मिली में कन्वर्ट करने के लिए 1/50 हो जाएगा 0.02 सेकेंड। मिली में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिली सेकंड हो जाएगा। देखो ये सेकंड है, सेकंड से मिली में जा रहे हैं, छोटी यूनिट में, तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये मिली सेकंड हो गया। मेरा टाइम कितना आया खुद बताओ? 2 × 20 है ना, 20 मिली सेकेंड। तो मतलब मेरा पूरा टाइम पीरियड क्या है? 20 मिली सेकेंड। मतलब ये वाली जो साइन वेव है ये अपने आप को हर 20वें सेकंड में रिपीट कर रही है ना। मतलब इसको ए से बी पर आने के लिए यानी पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 20 मिली सेकेंड लग रहे हैं। अब ये कह रहा है 15वें मिली सेकेंड का बताओ, तो बेटा टाइम पीरियड तो 1 मिली सेकेंड में कितना लग जाएगा? T/20। 15वें मिली सेकंड में मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे तो ये कितना आया? 3/4t, इतना आ गया। यानी 15वें मिली सेकंड में कौन सा टाइम पीरियड होगा? 3/4t। अब ये वाली वेव वाली ग्राफ देखो, 0 से लेके ये हुआ t, ये बीच में क्या आता है? T/2। T/2 देखो यहाँ आएगा, दिस इज T/2 T/4 है ना, आधा साइकिल। यहाँ T/4 आएगा। अब मेरा जो 15वां मिली सेकेंड है वो कौन सा टाइम पीरियड है? 3/4t, यानी वो नेगेटिव साइकिल का होगा ना, 3/4t। ऊपर वाला तो 0 से T/2 है, पॉजिटिव साइकिल कहाँ है? पॉजिटिव साइकिल 0 से T/2 है और नेगेटिव वाली T/2 से T है, तो यानी T/2 से T के बीच में ही तो कहीं 3T/4 लाई करेगा। करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो एसी वेव है ये कौन सी साइकिल है 15वें मिली सेकेंड में? नेगेटिव साइकिल। तो नेगेटिव साइकिल के लिए देखो क्या होगा, दोबारा से एक बार बता देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो नेगेटिव साइकिल के लिए ये नेगेटिव हुआ, ये प्लस हुआ, तो ये भी नेगेटिव और ये वाली वैल्यू प्लस, तो कौन हो गया फॉरवर्ड में? D2 फॉरवर्ड है ना, तो D2 फॉरवर्ड वाइज और D1 रिवर्स वाइज। तो ऑप्शन नंबर क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था? 15वें मिली सेकेंड में ये देखो एसी की कौन सी वेव आ रही है, प्लस वाली आ रही है कि नेगेटिव वाली आ रही है। तो कैसे निकाला? पहले टाइम पीरियड निकाल लो, फिर 15वें मिली सेकेंड पे देख लो कि कितना टाइम पीरियड आ रहा है, तो 3/4। तो 3/4 में कौन सी वाली साइकिल होगी? नेगेटिव वाली। ठीक है। और यही मैं तुमसे कह दूं तो T/4 पे बताओ क्या होगा? तो T/4 पे साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव साइकिल आएगी, तो पॉजिटिव साइकिल में D1 फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर लिया होगा? यस मैम, ऑप्शन ए। भाई फिफ्थ आई थिंक देखो फोटो करंट का क्वेश्चन है। क्या है? ये सेम पॉइंट का पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, यानी ए और बी के पोटेंशियल सेम। ए और बी के पोटेंशियल सेम मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी बेटा। यस मैम। ए और बी के पोटेंशियल सेम मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या सी होगा। अब देखो इन्होंने अब बात करी इंटेंसिटी की, ये कह रहा है ए और बी की इंटेंसिटी बराबर है, तो देखो बेटा ए और बी के करंट में इतना डिफरेंस है, फोटो करंट में ये वाला फोटो करंट ज्यादा है बी का, तो इसका मतलब इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? बी की इंटेंसिटी कंपेयर टू ए ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बी का फोटो करंट ज्यादा है। तो हम करंट के लिए क्या देखते हैं? करंट के लिए हम इंटेंसिटी देखेंगे, तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है उसका मतलब उसका फोटो करंट ज्यादा होगा। तो बेटा यहाँ पर तुम्हें ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है ये ए है, ये बी है और सी बी है। करेक्ट। तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ए और बी? बी की, है ना। तो यहाँ पर सी वाले में बराबर दे दिया, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 क्वेश्चन क्या होगा? एक चार्ज क्यू है,
जिसको फिक्स किया हुआ है एट ए डिस्टेंस d इन फ्रंट ऑफ ए मेटेलिक प्लेट। तो कह रहा है लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी। अब ध्यान देने वाली बात है, ये है मेटल की प्लेट। जरा इक्विपोटेंशियल सरफेस याद करो। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या पढ़ाया था कि अगर किसी भी कंडक्टर पर लाइनें इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर पे पड़ेंगी तो वो कैसा पड़ेंगी, नॉर्मल टू द सरफेस होंगी, यस मैम। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, करेक्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर्स, है ना। तो ये परपेंडिकुलर आएंगी। तो अब पहले तो ये देखते हैं कि परपेंडिकुलर इनमें से कौन सी हैं। बी वाला देखो बेटा, बी वाला, अब प्लस क्यू से चार्जेस निकलने चाहिए, पर प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए। देखो बी में एंटर भी कर रही हैं, यहां से एंटर भी कर रही हैं, तो बी नहीं। डी वाला देखो, डी वाला बेटा कभी भी चार्ज क्यू से इतना शार्प एज मैंने कभी डायग्राम बनाया है ऐसी शार्प एज से जाते हुए? कभी नहीं बनाया, ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत शार्प एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम शार्पली कर्व ले रही हैं, तो शार्पली कर्व कभी भी नहीं मिलता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। मैंने कभी ड्रॉ भी किया होगा, प्लस क्यू है बेटा, ये माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू से फील्ड लाइंस निकालो, है ना, अब माइनस क्यू से एंटर कराओ। इस तरीके से कराया है ना मैंने हमेशा कि बेटा ये माइनस क्यू यहाँ से एंटर। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे बताना कौन सा लग रहा है तुम्हें डायग्राम। सिंपल सा ए ही बचा, लग ही ए रहा है और तो कोई लग ही नहीं रहा, ए ऑप्शन है ना। और ये परपेंडिकुलरली भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अभी जो MO3 वाले बच्चे हैं, है ना, उनको मैंने भी ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लास में कराया था कि कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, जब भी कोई भी रॉड, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। कैसे, अगर मेरे पास किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हो बेटा, कोई भी रॉड या कंडक्टर रखा हो, ठीक है, और उसको हम घुमा रहे हैं ओमेगा से जब घुमाएंगे तो क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, और उस ईएमएफ का हमारे पास फॉर्मूला है, बताओ, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जिस पॉइंट से आप घुमाते हो, दो चीजों का ध्यान रखना है। जिस पॉइंट से घुमाया जाएगा उस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। मैंने ये क्लास में कराया है, जिस पॉइंट से घूमेगा, जिस पॉइंट से रोटेट करेगा, वो मैक्सिमम पोटेंशियल पर होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है, दूसरा, जो भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी, भाई डिस्टेंस मेजर तो करोगे ना कहीं से, जो ये एल है ये कहीं से डिस्टेंस मेजर तो करी होगी, तो डिस्टेंस मेजर कहां से करेंगे, बोलो धनंजय, बताओ कहां से करेंगे, क्लास में कराया था तुम्हारी में। मैम जहाँ से वो रोटेट कर रहा होगा, पाइवट होगा। फ्रॉम हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे रोटेट कहीं से भी कर रहा हो, मुझे मतलब नहीं है। रोटेट जहां से करेगा वहां से पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, लेकिन डिस्टेंस वहां से मेजर करेंगे जहां से वो हिंज्ड है। ये चीज याद रखना है ना, ये दो चीज तुम्हें यहाँ पर याद रखनी है। अब देखो, तुम्हें बोला है कि ए और बी एंड का पोटेंशियल बताओ, तो ये रॉड थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। देखो ये पॉइंट ए है, और ना ये नहीं है पॉइंट ए, सॉरी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। क्लियर हुआ? तो आपसे पूछा है ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस, आप लिखोगे वी ए बी, ये किसके बराबर होगा, वी ए माइनस वी बी, ऐसे तो लिखते हैं पोटेंशियल। अब वी ए माइनस वी बी क्या होगा, तुम्हें पता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। क्लियर? यहाँ लिखोगे हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब ये एल वन स्क्वायर लिख दो, अभी मुझे पता नहीं एल कितना है, हाफ बी ओमेगा एल टू स्क्वायर। अब ए, मैंने क्या बोला है बेटा, अब ए पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो डिस्टेंस वहां से मेजर करो जहां से वो हिंज्ड है। तो ये ओ पॉइंट से हिंज है, ओ से लेके एल तक, ओ से लेके ए की दूरी कितनी है, एल,
तो ये L हो जाएगा L स्क्वायर। O से लेके B की दूरी, अब B पे पोटेंशियल निकाल रहे हो ना, तो O से लेके B की दूरी लिखो। O से B की दूरी कितनी हो जाएगी? L L, ये √2L। भाई यही तो बनेगा, देखो इस तरीके से है ना, L L, तो ये वाला क्या बनेगा? √2L। O, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, बस इतना करना था। L यहाँ पर लिख दो √2L का होल स्क्वायर। जिसने हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर डायरेक्ट तुक्का मारा है और आंसर सही आ गया, वो सीख लो, ये ऐसा एग्जैक्ट तरीका है। हाफ बी ओमेगा ये कितना बन जाएगा? √2L स्क्वायर हो जाएगा आई थिंक ये। यस मैम। आंसर अभी भी क्या आएगा वैसे? 1/2 B आंसर अभी भी 1/2 बी ओमेगा L स्क्वायर आएगा, बट ये तुम्हारा किसी बच्चे ने डायरेक्ट लगा दिया होगा तो वो तुक्के से ठीक हो गया, ठीक है, बट ऑप्शन ये ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। मैं अब तुमसे कहती हूँ बेटा VO माइनस VA निकालो, यानी VOA करो, 1 सेकंड में VOA निकालो फटाफट। तो तुम करोगे VO माइनस VA। अब O का O से डिस्टेंस कितना है भाई? 0। हाँ, O का O से डिस्टेंस 0 है ना, तो VO हट जाएगा। अब क्या बचा? VA। VA कितना हो जाएगा? हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, लेकिन ये आया किसका? नेगेटिव, माइनस का, तो इसका मतलब O का पोटेंशियल 0 है, तो वो ज्यादा है हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर से। बात समझ में आई? क्योंकि O घूम रहा है, जहां से घूमेगा वो पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इसलिए A नेगेटिव आया है। डन। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट्स के पोटेंशियल निकाल सकते हैं, मैंने क्लास में ही बहुत अच्छे से कराया है। क्वेश्चन नंबर 8th बताओ। मैम VA माइनस VB हमारा नेगेटिव नहीं आएगा? VA माइनस VB, मैम VA माइनस VB नेगेटिव नहीं आएगा? 1 सेकंड देख लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, B हाँ नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नेगेटिव आएगा। साइन से फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं पड़ेगा, अगर नेगेटिव में दिए होंगे ना, अगर कोई ऑप्शन नेगेटिव में होगा तो फिर माइनस वाला चुन के आना, ठीक है, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8। मैम सिमेट्री वाला। सिमेट्री, ये मैंने ये कॉमन पोटेंशियल बताया ना कितनी बार कि बेटा ये कॉमन पोटेंशियल बनेगा। जब भी तुम्हें इस तरीके की चीजें दिखे वो कॉमन पोटेंशियल हो जाती है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि करंट यहां से आके और मतलब यहाँ भी सेम करंट चला जाए और यहाँ भी सेम करंट चला जाए, यानी ये फेक टर्मिनल्स बनते हैं। तो इन फेक टर्मिनल्स में क्या करना होता है? इस सेंटर पॉइंट को बस हटाना होता है, कंफ्यूज करने के लिए लगाते हैं। तो बस इसको यहां बना दो, ऐसे यहां से रिमूव करो, यानी ये कुछ डायग्राम ऐसे बन जाएगा, देखो पॉइंट A पॉइंट B है ना, ये बेटा ऐसे लगा दो और ये ऐसे, बस ये सेंटर से ना थोड़ा सा हटके बनाना था, ये ऐसे करना था। क्लियर हुआ? यस। अब इन्होंने क्या बोला है? हर वायर का रेजिस्टेंस R है, हर वायर का, ईच वायर हैज ए रेजिस्टेंस R। तो इसका भी R, इसका भी R है ना बेटा, ये R हो गया, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। क्लियर हुआ? मैं अब करंट बनाती हूँ, देखो A से, A और B का मतलब है कि A से करंट आएगा और सारा करंट I में चला, B में चला जाएगा। देखो अब यहां से करंट आया मेरे पास I, सुनो, इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो बेटा कुछ करंट यहां जाएगा और कुछ यहां जाएगा, बट जो यहां से जाएगा वही इस वाले R में जाएगा, सीरीज पैरेलल के लिए। जो इस वाले जो यहां से जाएगा, देखो नामकरण कर लेते हैं, DCEF, DC और E में सेम करंट जाएगा, DC और CE में, ध्यान से देखो, DC और E ये सेम ब्रांच है ना, इनमें सेम करंट जाएगा। यस मैम। आगे सिमिलरली ये वाली 2 ब्रांचेस हैं, इनमें सेम करंट जाएगा। यस मैम। हाँ, ऐसे ही देखो यहाँ करंट आएगा तो इस पॉइंट से, इसका नाम ले लो P पॉइंट, इस P पॉइंट से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, आगे बढ़ के इस R पॉइंट से यही वाला करंट जाएगा, ये वाला, देखो सेम करंट। सिमिलरली यस मैम। ये वाला सेम करंट यहाँ पर जाएगा, करेक्ट। तो क्या बनेगा? ये रेजिस्टेंस R, ये वाले 2R हो जाएंगे सीरीज में, ये 2R हो जाएंगे और पैरेलल में फिर से क्या बना देंगे? R बना देंगे, करेक्ट। एक R यहाँ आ गया और ये
बी से जुड़ गया। सिमिलरली यहाँ एक आर लगेगा, फिर एक इनका आर जो इक्विवेलेंट में आएगा, और एक ये बीच वाला आर लगेगा। ये है ना बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, ऐसा ही होगा। अब ये तीनों सीरीज में 3r और ये तीनों सीरीज में 3r और आपस में पैरेलल में, तो आंसर कितना आ जाएगा 3r/2। ठीक है, तो बस इसमें तुम्हें करना क्या था मेन, कि हमें इस कॉमन पोटेंशियल को हटा के बस ये बनाना था, और ये फिर तो तुम्हारे चुटकियों का खेल हो जाता ना क्वेश्चन। बोलो इसके बाद। यस मैम। धनंजय समझ में आया? यस मैम। ठीक, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि मुझे निकाल के बताओ कि मीन वैल्यू ऑफ करंट कितना आएगा। तो आई मीन यानी आई एवरेज की बात हो रही है, मीन वैल्यू। तो क्या होता है आई डी टी अपॉन डी टी, है ना। जीरो से कैपिटल, जीरो से लेके कैपिटल टी पूरे टाइम पीरियड में निकालना है। इन्होंने बोला है, मैंने नहीं कहा, देखो इन्होंने 1 कंप्लीट साइकिल के लिए बोला है। अब बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया ही है ना, आई मल्टीप्लाई टी क्या है, एरिया है ये आई टी कर्व का। देखो ध्यान से, आई टी, आई मल्टीप्लाई टी, एरिया अंडर द कर्व ही तो हुआ इंटीग्रेशन, है ना। हाँ तो बस फिर कर दो एरिया अंडर द कर्व। पूरे टी समय के लिए पूछा है, तो पूरे टी समय के लिए एक तो ये वाला एरिया बनेगा, एक सेकंड। तो आई एवरेज इक्वल्स टू, ऊपर है आई मल्टीप्लाई टी, तो पहले में आई यानी पहला एरिया क्या बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ आई नॉट हो गई, ये एक विड्थ हो गई t/2, करेक्ट। यस। दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो यहां मेरा कंप्लीट हो जाएगा टी साइकिल, इसके आगे मत जाना, यहाँ हमारा टी साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, है ना, इसके आगे नहीं जाएंगे। तो प्लस 1/2, बेस कितना है 1/2, हाइट कितनी है I0 अपॉन कंप्लीट साइकिल के लिए dt कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा t। ठीक है, तो ये कितना हो गया I0 t/2 प्लस I0 t/4, t डिवाइड हो जाएगा तो t बाहर हट जाएगा अलग से, तो ये आया I0/2 प्लस I0/4, क्या आ जाएगा, ये सॉल्व कर लो। 8 3I0/4 है ना। यस। यस मैम। तो ये 6I0/8, तो डिवाइड कर दोगे तो 3/4 हो जाएगा, बढ़िया। तो ये हमारा क्या है मीन एवरेज। तो आई डी टी का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लाई, है ना। तो एरिया का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें याद रखना है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मॉक टेस्ट देते रहोगे ना, तो मॉक टेस्ट से भी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे। 10th क्वेश्चन कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th भी। कैसे करोगे, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, इस चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी हमने एक कैपेसिटर को V वोल्ट से चार्ज कर दिया, तो बेटा चार्ज कितना हो जाएगा इसके पास, CV। यस मैम। अब एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2C है, जिसका कैपेसिटेंस 2C है और इसको कितने वोल्ट से चार्ज किया है, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट से, है ना। तो देखो पहला वाला C था, तो मान ले इसका चार्ज Q1 CV के बराबर, इसका चार्ज Q2 किसके बराबर हो जाएगा, 2C मल्टीप्लाई बाय 4, तो 8CV। अब कह रहे हैं कि हमने इनकी बैटरी को हटा के इनको दोनों को एक साथ जोड़ दिया। तो हमने जब इन दोनों को एक साथ जोड़ा तो मान लो ये बेटा इस वाले पे मेरे पे प्लस प्लस चार्ज है, क्योंकि चार्ज तो हो रखे हैं, इस पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। सपोज ये मेरा कौन सा कैपेसिटेंस है, C वाला। अब ये कह रहा है इनको जोड़ा तो सही, बट रिवर्स पोलैरिटी के साथ जोड़ा। रिवर्स का मतलब है कि आप 2C की प्लेट लगाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव वाली लगाओगे, ठीक है, रिवर्स हो गई, और ये वाला यहाँ पर प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब इन दोनों को तुमने जोड़ दिया, बात समझ में आ गई। दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है। इनिशियली देखो इसका पोटेंशियल कितना है V और इसका 4V,
देखो इसका V है और इसका 4V है, तो क्या होगा, क्या होगा, पोटेंशियल जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट। क्यों होगा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट? बिकॉज दोनों कैपेसिटर्स डिफरेंट पोटेंशियल्स पे हैं, है ना, तो चार्ज का यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इतना समझ में आया? यस हाँ। यस मैम। तो लेकिन चार्ज कंजर्व भी तो रहेगा भाई, चार्ज बढ़ तो नहीं जाएगा। पहले वाले का चार्ज कितना था CV और दूसरे वाले का चार्ज था 8CV। अब भाई चार्ज तो इतना ही रहेगा ना, चार्ज इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि बैटरी नहीं है भाई, बैटरी तो चार्ज घुमाएगी बनाएगी, अब वो तो है नहीं, तो इसका मतलब ये चार्ज कंजर्व रहेगा। देखो ये वाला चार्ज, ये चार्ज बैटरी का ये कैपेसिटर का है, ईच प्लेट का चार्ज कंजर्व रहेगा, तो ये वाला, ठीक है। तो क्या लिखोगे, Q इक्वल्स टू पहली बैटरी का चार्ज Q1 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1 भी कर सकते हो, मतलब मुझे करना क्या है, इसको माइनस करना है ना। तो मेरा Q1 कितना, मेरा टोटल चार्ज कितना आएगा 7CV, है ना, 8 में से Q घटा दिया तो कितना आया 7CV। अब क्या होगा, नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो नया चार्ज मान लेते हैं कि Q इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q किसके बराबर था, C1V1 माइनस C2V2, और अब क्या हो जाएगा फाइनली चार्ज V के बराबर हो जाएगा, यानी C1V प्लस C2V। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, तो V कॉमन किसके बराबर आ जाएगा, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये मैंने कराया हुआ है कि रिवर्स पोलैरिटी के साथ यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, सेम पोलैरिटी में यहाँ प्लस साइन आता है, बस इतना डिफरेंस है कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए। अगर रिवर्स पोलैरिटी से जोड़ोगे, ध्यान से सुनो, अभी भी भूल गए हो तो, अगर बेटा ये रिवर्स पोलैरिटी के साथ जोड़ा है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, अगर सेम पोलैरिटी जोड़ी है तो यहाँ प्लस साइन, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो यहाँ रिवर्स के लिए माइनस का साइन लगा दो। तो C1V1 चार्ज है, तो कितना चार्ज है 7CV। C1 प्लस C2 कितना है कैपेसिटेंस, एक का C दूसरे का 2C, तो ये आ जाएगा 7CV अपॉन 3C। C से C कट गया तो मेरा V कॉमन कितना आ गया 7/3। 7/3। ये फॉर्मूला है बेटा, याद कर लो। अगर मैंने रिवर्स पोलैरिटी से जोड़ा है तो माइनस साइन, अगर सेम पोलैरिटी से जोड़ा है तो प्लस का साइन, ठीक है। यस ओके, फिर अब यस मैम। अब आगे क्या पूछा है, अब आगे पूछा है कि हीट कितना प्रोड्यूस्ड होगा ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन द कैपेसिटर, है ना, हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। तो हीट कैसे निकालेंगे, कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है, हीट प्रोड्यूस्ड हाफ CV स्क्वायर। हाफ सी सर। हाँ, 1/2 डायरेक्ट हाफ CV लगा दूं, यस मैम। या तो देखो पहले तो ये तो निकालो कि पहले वाले में कितना था, पहले दोनों कैपेसिटर अलग अलग है ना, देखो ये रहा, पहले ये CV था, फिर एक और कैपेसिटर था 2C और इसका पोटेंशियल था 4V, क्लियर हुआ। तो इसके पास भी कुछ इनिशियल एनर्जी होगी, इसके पास भी कुछ इनिशियल एनर्जी होगी, फाइनल ये ऐसे बन गए। तो अगर हीट लॉस निकालना है तो पहले इन दोनों का एनर्जी निकालो इनिशियली और फिर फाइनल का, फिर क्या लो, इनका डिफरेंस लो। या तो ये तरीका है, या तो ये तरीका है, या एक तरीका क्या है हीट का, डेल्टा Q स्क्वायर अपॉन 2C, है ना, ये सिग्मा में था, डेल्टा Q स्क्वायर अपॉन 2C, याद है, यस डेल्टा Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब तुम्हारे पास यहाँ दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर हैं, तो इन दोनों कैपेसिटर की अलग अलग हीट निकालो, डेल्टा Q स्क्वायर अपॉन 2C, और फिर उनको ऐड कर दो। ये दो तरीके हैं। तो देखो अब मुझे यहाँ पर बेटा पहले इस कैपेसिटर C के पास कितना चार्ज था CV, Q1 डैश कितना आ जाएगा, C तो C रहेगा लेकिन पोटेंशियल कितना हो गया 7/3V, तो Q1 डैश कितना आया 7/3V। डेल्टा Q कितना हो जाएगा, माइनस करो 7/3CV में से CV, कितना बटेगा
4/3 4/3 CV। दूसरे कैपेसिटर का निकालो, ये 8 CV था पहले, अब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस 2C मल्टीप्लाई पोटेंशियल आया 7/3V, 7 दूनी 14/3 CV। इसका डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा सेकंड वाले कैपेसिटर का, इसका डेल्टा क्यू बताओ, पहले कितना था, 10 पहले 8 CV था, अब 8 में से घटा दो 14, 10 आएगा 10 CV/3। पक्का, 8 में से तो 8 9 10 11 12 9 आएगा ना, 9 Yes. CV, 9 CV/3। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, देखो कैसे, कैपेसिटर 1 प्लस कैपेसिटर 2, पहले का कितना आया 4/3 CV, चार्ज है ये, इसका स्केयर डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1/2 C, ठीक है, प्लस C2 का, 10 CV/3 नहीं आएगा वो हाँ मैम, वो 10 CV/3 नहीं आएगा कहाँ पे, मैम, जहाँ पे आपने हम 9 24 में से 14 जाएगा तो 10 ही आएगा। 1 मिनट, 7 2 जा 14/3 है ना, 14/3 में से 8 माइनस करो, हम 8 में से 14/3 माइनस करेंगे ना, हाँ तो मैम 8 ये है ना, 8 मैम CV में से 10 मैम आएगा 10 जी, मैम 10 आएगा। यस मैम। ठीक है 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो आंसर बता देगा वो तो, अब यहाँ पर लिखो 10 CV/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। C2 का कैपेसिटेंस कितना था 1/2C, तो 2 तो फॉर्मूले में ही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4C। 4C। बेटा इसको एक बार सॉल्व करो, कितना आता है, तो 1/2C मल्टीप्लाई बाय 16 C² V² अपॉन 3 3 जा 9, आई थिंक ये तो लेंथ ही हो जाएगा, है ना। मैम इसमें से C² V²/9 हम कॉमन ले सकते हैं, फिर इजी होएगा। हाँ करो, 1/2C भी कॉमन ले सकते C² V² अपॉन 18C कॉमन ले लो, ठीक है, 9, तो यहाँ बच जाएगा 16 प्लस 100 अपॉन 2, 132/9 होगा। और कैंसिल हो सकता है, 18 9 दिन 18, यहाँ 2 बचेगा तो ये 50 हो जाएगा ना, तो 50 और 16 ऐड करके 66 CV² अपॉन 18 60, ये आएगा ना, इसको डिवाइड करो 33 अपॉन मैम 11/3 CV² आएगा। कितना 11/3। 11/3, 11/3 तो नहीं है ऑप्शन में, इसका आंसर क्या है 10th का, एक सेकेंड, इसका आंसर देखते हैं कितना है। 10th का दिया हुआ है डी ऑप्शन 25/3, डेल्टा क्यू स्क्वायर, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, पहला वाला कितना आया था 4/3, 4 4 जो 16, 3 3 जो 9, ये बेटा पक्का 10 आ रहा है क्या, मुझे तो 10 में गड़बड़ लग रही है। हैं। मैम आपने मेथड बता दिया, हम सॉल्व दोबारा से करके देखते हैं। एक बार बेटा इसको सॉल्व करके देख लेना, है ना, आगे हाँ जी, बढ़ो। अगर Yes, सुनो, sir. अगर इससे नहीं आता है तो फिर क्या करना, इसमें जो इनिशियल एनर्जीज है ना, हाफ CV² हाफ CV², और जो फाइनल आया है
हाफ सी वी स्क्वायर जो कॉमन वाला आया है उससे करके देख लेना, ठीक है। बाकी इससे भी हो जाएगा। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर आप उससे कर लेना, दोनों का इनिशियल वाला प्लस करके माइनस फाइनल कर देना, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ। मुझसे इजीली आ गया था। हाँ तो एक बार उससे कर लेना, इससे मुझे लग रहा है कैलकुलेशन हैवी हो गई है ना, उस Yes, वाले से कर लो। 11th वाले पे आ जाते हैं। 11th वाला कर लोगे। फ्लक्स का पूछ रहा है, तो फ्लक्स का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। साइलेंट नोट। तो बेटा चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, देखो इस वाले में ये वाला कौन सा लेंथ बनेगा, इसका कौन सा वाला डायमीटर होगा, √3 ऑफ ए वाला अपोजिट कॉर्नर्स के डायमीटर, है ना, ऑपोजिट के, तो अपोजिट फेसेस के √3a, तो यानी इसकी जो लेंथ होगी उसका √3l मल्टीप्लाई बाय लैम्डा यस मैम। अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ये दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 2a लैम्डा, इनको आपस में डिवाइड कर देना, ठीक है, आ जाएगा आंसर। इस वाले का कितना बनेगा, 2a, मैम √3 हाँ 2a लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका 5 ये है, इसका 5 ये है, जिसमें से जो कह रहा है वो डिवाइड कर देना। ये तो समझ में आया होगा ना, बस लेंथ Yes, चार्ज teacher. निकालनी थी, बस लेंथ मल्टीप्लाई लैम्डा। 12th बेटा इस वाले में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, फ्लक्स वाले में जिसको आए ना प्लीज बता देना, है ना, तुम अपने लिए पढ़ो, जिसको दिक्कत हो बता देना। 12th वाला कर लोगे। एक बार 12th से पहले और इजी वाले देख लेते हैं। 13th बताओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन ऑफ लूप पे डिपेंड करता है, जी बिल्कुल ट्रू। नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, है ना, दोनों लूप्स को किस तरीके से लगाया है, अगर ऐसे लगाएंगे तो पास हो जाएगा, अगर किसी को एक ऐसे लगा देंगे तो पास नहीं होगा। इस तरीके से ओरिएंटेशन ऑफ लूप्स पे बिल्कुल डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, मान लो मैंने इतनी सी लेके बस ये छोटी सी लगा दी तो कम फ्लक्स पास करेगा, अगर मैं इसी को बड़ी बना दूं तो ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। तो एरिया, ज्योमेट्री इन पर डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे भी करेगा, करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रू है। सेकंड बोलो, कैपेसिटर एट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का Xc 1/ωc 1/2πfc। क्या एसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, नो नहीं होती, इनफाइनाइट नहीं देगा, फॉल्स, है ना। तो यहाँ डीसी होता तो इनफाइनाइट देता, क्लियर हुआ। तो देख लो ट्रू फॉल्स, टीएफ। अभी अच्छा और भी है, थर्ड भी बतानी पड़ेगी। एसी वोल्टेज अक्रॉस मेजर्ड यूजिंग ए हॉट वायर वोल्टमीटर, ये क्या है, ट्रू है। ये कैसे ट्रू है, हॉट वायर का मतलब क्या है, ये हीट मेजर कर लेगा। ये वो रेजिस्टेंस है जो हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड, हीटिंग इफेक्ट की वर्किंग पे वर्क करते हैं, है ना। हीटिंग इफेक्ट क्यों, कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीटिंग इफेक्ट कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीटिंग इफेक्ट कितना आ रहा है। और एसी वोल्टेज का, तो वो एसी वोल्टेज की कौन सी रीडिंग नोट करेंगे हीटिंग इफेक्ट में, आरएमएस वैल्यू, है ना। तो इनसे हम वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू नोट आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट के बेस पे ये हॉट वायर वोल्टमीटर वर्क करते हैं। तो यानी थर्ड भी ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, ए ऑप्शन। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला वर्क हो गया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये सबका हो गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यस मैम। वर्क फंक्शन पूछा है, फाई किसके बराबर होगा, एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा फॉर सोडियम इज दिस। तो इसने मतलब फ्रीक्वेंसी में नहीं पूछा, वेवलेंथ में पूछा है, तो HC अपॉन लैम्डा, क्लियर। अब देखो अगर ये आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो हम HC को क्या लिख सकते हैं, 1240, ठीक है, अपॉन लैम्डा। ये नैनोमीटर के लिए होता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए, कोई कंफर्म करेगा 1240 के लिए वेवलेंथ ये नैनो में होती है कि आर्म में होती है। मैम इन्हीं वैल्यू से आंसर आ रहा है एक्यूरेट। मैम नैनोमीटर। मैम नैनोमीटर में ही होता है। नैनोमीटर में होगा, अगर आर्म्स तो यहाँ से नैनोमीटर में आएगा, फिर नैनोमीटर से आर्म में कर लोगे, यस मैम। वेवलेंथ नैनो में आएगी और आर्म में करनी आसान है। नैनो में 10⁻9 माइनस और इसमें 10⁻−10। तो इसी फॉर्मूले से लगाना, बार बार HC मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है।
15th वाला भी हो गया होगा बेटा, बहुत इजी था। यस हाँ मैम। देखो ये गैल्वेनोमीटर है, ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर में पहले 50 डिविजन्स थी, मतलब पहले गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा था, इतना करंट था कि गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्ट कर जा रहा था, 50 डिवीजन तक डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब यहाँ गैल्वेनोमीटर में पहले सर्टेन अमाउंट का करंट था जो कि उसके डिफ्लेक्शन को कितना कर रहा है, 50 डिवीजन तक डिफ्लेक्ट कर रहा है निडल को। लेकिन मैंने जैसे ही शंट लगाया क्या हुआ, उसका जो डिवीजन है वो 20 हो गया, मतलब कि अब की बार गैल्वेनोमीटर में कम करंट जा रहा है। करेक्ट, पहले ज्यादा जा रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ करंट यहां जा रहा होगा, कितना, I माइनस आई जी। बात समझ में आ गई? तो ये कब होगा भाई, पहले जा रहा था 50 डिवीजन का करंट, तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे कि पहले टोटल करंट 50 था, जिसमें से अब की बार गैल्वेनोमीटर में 20 जा रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ कितना जा रहा होगा शंट में, 30। मेरे पास क्या फॉर्मूला बनता है, आई जी जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू शंट रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला लिखते हैं हम गैल्वेनोमीटर के लिए। अब कितना जा रहा है आई जी करंट 20, गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई शंट 12, गैल्वेनोमीटर आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 20, तो ये 6 कितना आ गया 18, ठीक है 18 ओम। तो ये ऐसे डिविजन्स कम हो गए। क्लियर हुआ? यस मैम। पहले 50 थे भैया, 20 जा रहे हैं, तो मतलब 30 डिवीजन का करंट कहीं और जा रहा है, कहाँ, शंट में। क्लियर? इसमें बताओ मुझे 16th क्वेश्चन हो गया था बेटा, सिक्सटींथ करते हैं। कब तक है? 7:15 तक है ना क्लास तो? हाँ ठीक है यस कर मैम। ले। हाँ तो अभी जो इजी क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे हम। 16th बोलो कैसे करेंगे हम लोग। देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बल्ब है जिसका 4.5 वॉट जब मिलेगा, जब इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.5 वोल्ट। बात समझ में आई? अगर इस रेटेड वोल्टेज से कम मिला, अगर इस रेटेड वोल्टेज से कम मिलेगा तो बल्ब अपनी फुल इंटेंसिटी से ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बल्ब पे 1.5 वोल्ट अप्लाई करानी ही है, ठीक है, क्योंकि पूछा है कि बल्ब ग्लो कराना है फुल इंटेंसिटी से, बताओ कितना ईएमएफ दोगे सेल को। तो पहले इन्होंने क्या बोल दिया कि रेटेड वोल्टेजेस हैं ये, तो बेटा रेटेड वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिसपे तुम्हारा बल्ब फुल कैपेसिटी से ग्लो करता है। बात समझ में आई? अगर उससे कम होगी तो पूरा ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 1.5 वोल्ट है, तो बेटा इस 1 ओम के अक्रॉस भी कितना होगा, 1.5 वोल्ट होगा, 1.5 होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में है। तो अब तुम्हें दो काम करने हैं, क्या, एक तो इस पावर की मदद से इसका रेजिस्टेंस निकालो V स्क्वायर अपॉन R से, एक इस पावर की मदद से इसका करंट निकालो। ये दो काम करने हैं। क्यों? मुझे रेजिस्टेंस चाहिएगा और करंट चाहिएगा। क्यों चाहिएगा? देखो मैं इस 1 ओम के पास यहाँ पे देखो कितना करंट जा रहा है, मान लेते हैं I1, तो I1 कैसे निकालोगे, V इक्वल्स टू I1 इंटू R। इस 1 ओम के पास कितना वोल्टेज है, 1.5, इसके पास रेजिस्टेंस कितना है 1, करंट कितना है, करंट कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर। तो बेटा इसके पास 1.5 एम्पियर करंट जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये निकाल कि यहाँ से टोटल करंट कितना जा रहा है, टोटल करंट कितना जा रहा है, आर इक्विवेलेंट निकाल लू यहां से, तो ये बन जाएगा कि ये मेरे ईएमएफ वोल्ट की बैटरी है ई, जिसका मुझे वोल्टेज फाइंड करना है। यहां मेरे पास आर इक्विवेलेंट है ये लो, और ये टोटल करंट आई है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारे पास दो ऐसी टर्म है जो पता नहीं है, एक तो कैपिटल ई और एक टोटल करंट। अब भाई कैपिटल ई निकालने को बोला है, इसका मतलब आई कहीं ना कहीं से निकल सकता है आसानी से, है ना। तो अगर मैं निकाल लूं V इक्वल्स टू आई टोटल सर्किट का और R इक्विवेलेंट, तो ये V ही तो मेरा E हो जाएगा कि नहीं, बोलो, ये मेरा V E के बराबर आ जाएगा ना। हाँ बेटा, तो इसका मतलब टोटल करंट निकल सकता है। कैसे? मैंने अब I1 तो निकाल लिया, क्या मैं यहाँ पर जो आई, देखो यहाँ से आई करंट आएगा, कुछ I1 यहाँ चला गया, कुछ I2 इस बल्ब के पास जाएगा, इस बल्ब का I2 निकाल सकती हूँ मैं, पावर 4.5, वोल्टेज 1.5, करंट कितना आ गया इस I2 का,
15 तिया 45, 3 एम्पियर जा रहा है यहाँ पे, 3 एम्पियर। तो टोटल करंट आई कितना आ गया यहाँ से, 4.5 एम्पियर का करंट है ना, 4.5। 4.5 एम्पियर का करंट। लो भाई अब मैंने करंट टोटल निकाल लिया, अब मेरा क्या काम बचा, आर इक्विवेलेंट निकालने का। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। पहले तो इस बल्ब का आर निकालोगे, कैसे, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज 1.5 अपॉन 4.5। क्लियर हुआ, 15 तिया 45, 3 पंजे 15, 0.5 आएगा। यस मैम। 0.5, तो देखो यहां पर मेरा 0.5 1 और यहां पर मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, देखो 2.67। बेटा 0.5 और 1 का पैरेलल है, तो 0.5 और 1 का पैरेलल कुछ 0.33 आएगा, मैंने जो सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये सर्किट ऐसा बन गया क्या, ये E मैडम, ये तो हमें फाइंड करना है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2.67 और यहाँ पर एक R आ जाएगा जो अभी हमने निकाला है, कितना 0.33, इन दोनों का R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सर्किट का R इक्विवेलेंट, अब ये तो दोनों सीरीज में हो गए 2.67 और 0.33, और ये कितना बना देंगे, एक दूसरे को कर लो, करना ऐड, कितना आएगा बेटा ये 2.66 थे, 3 आ गया क्या, ये 3 आ गया। हो। तो बस अब E किसके बराबर आ जाएगा, टोटल करंट, टोटल करंट कितना निकाला है 4.5, टोटल और क्या निकाला है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है 3। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13.5 बनेगा शायद, है ना, वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी। इसमें बताओ किसको दिक्कत है, एक बार सॉल्व कर लेना, यही आएगा शायद 4.5। 13.5 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। किसको यहाँ इस क्वेश्चन में किसको दिक्कत है, देखो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो पेपर में घबराना नहीं है, तुम्हें देखना है किसकी मदद से क्या निकल सकता है। ठीक है, 17th थोड़ा सा बाद में करेंगे, थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। 18th बोलो, कराया था मैंने क्लास में, एक एक सीरीज का स्पेक्ट्रम बताया था। हाँ, ऑप्शन बी, लाइमन सीरीज और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइमन सीरीज किसमें, कौन से रीजन में आती है, शायद यूवी में आती है, किसमें आती है, इंफ्रारेड, यूवी में आती है लाइमन, है ना, यूवी है। बाल्मर वाली किसमें आती है, विजिबल रीजन में, विजिबल कराया था ना, ये विजिबल रीजन में आती है। उसके बाद ये सही है, पाशकन वाली इंफ्रारेड। अब इसके बाद जितनी भी है ना, ब्रैकेट पी फंड, वो सब इंफ्रारेड रीजन है। डी क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द रदरफोर्ड, नहीं ये तो किसने दिया था, स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर्मूला बोहर से निकाला है ना हमने, बोहर के मॉडल से। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो लाइमन का यूवी, बाल्मर का विजिबल, पाशकन का इंफ्रारेड, ठीक है, ये तीनों क्लास में कराए हुए क्वेश्चन हैं। 19th हो गया था, कर लोगे बेटा, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, 200 रुपये आराम से, बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर समय वेस्ट नहीं करते हैं। फिर इनमें से कराने लायक क्वेश्चन 25 तो पिछली बार करा दिया था सबको, एवरीवन 25 रिपीटेड है, ये मैंने क्लास में ही कराया है, अपने आप से देखना। नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना। मैम हमने नहीं किया हुआ ये 25। अच्छा ठीक है, फिर देख लो। देखो बेटा 25 भी इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें एक चीज कराई थी, D1 डायोड जब वर्क करेगा जब फॉरवर्ड में होगा, डायोड अगर रिवर्स में है तो उस ब्रांच से करंट को नहीं जाने देगा। जिस ब्रांच में डायोड जुड़ा है और वो रिवर्स में है तो उस ब्रांच को उड़ा दो। ध्यान से सुनो, ये जिस ब्रांच से डायोड जुड़ा है और अगर वो रिवर्स में है तो क्या करना है, उस ब्रांच को कनेक्ट नहीं करना है। तो हम देखो बेटा, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये प्लस, मैं थोड़ा जूम करती हूँ इसको, ये अगर मैं 0 मान लूं और इसको 10 मान लूं तो बेटा ये 0 वोल्ट होगा और ये भी 0 वोल्ट होगा, करेक्ट। यहाँ पर ये 10 वोल्ट। अब 0 वोल्ट से कम पोटेंशियल तो मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट का होगा, ना मुझे लगता इसका होगा ना इसका होगा। 0 से कम तो नहीं होगा, नेगेटिव पोटेंशियल तो नहीं बनेगा ना कहीं पे भी कि बन जाएगा, खुद बताओ।
नेगेटिव भाई 0 से 10 वोल्ट में बैटरी है, नेगेटिव वोल्ट कैसे आ जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पर कुछ भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ पर मान लो कुछ V1 है। अब तुम खुद बताओ, ये D1 वाला, ये नेगेटिव पॉइंट और ये पॉजिटिव, D1 फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है कुछ, ये नेगेटिव, तो D1 फॉरवर्ड है। D2 देखो, इसका पॉजिटिव वाला 0 से कनेक्ट हो गया, मतलब नेगेटिव वाला किसी हाई से कनेक्ट हुआ होगा, तो ये तो रिवर्स में है। यस यस मैम। अब D3 वाला देखो, D3 वाला ये 0 वोल्ट से कनेक्ट, ये फॉरवर्ड में है ना, फॉरवर्ड में है ना, नेगेटिव वाला कम पोटेंशियल पे है, मतलब बढ़िया सही जुड़ गया। तो जो रिवर्स बाइजिंग है ना, उसकी ब्रांच को रिमूव कर दो, जहां जिस ब्रांच से D2 जुड़ा हुआ है उसको रिमूव कर दो, तो रिमूव कर दो वो ब्रांच बस। तो मेरे पास ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया। अब जो फॉरवर्ड डायोड है ना, उनको बस अब लगाने की जरूरत नहीं है, उनका बस इतना ही काम था। अब फॉरवर्ड डायोड है, उन्हें हटा दो। तो ये 6 ओम वाला हो गया, नीचे फिर से एक 6 ओम, अच्छा ये 6 ओम तोड़ गया ना, ये वाला तोड़ गया। मैम हमने रिवर्स को तो इसलिए मैम हटा दिया क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा था। मैम फॉरवर्ड को भी क्यों हटाया? नहीं, फॉरवर्ड में कह रही हूँ, देखो रिवर्स में तो ब्रांच उड़ानी है, रिवर्स में तो ये 6 ओम भी उड़ाना है। अब मैं कह रही हूँ जिसमें वो फॉरवर्ड में है उस डायोड को हटा दो, मतलब उसका काम बस इतना ही था, करंट पहुंचाने का, उसने करंट पहुंचा दिया बस, ठीक है, इसको हटा दो। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 6 ओम है उसको लिख लो, लिख दिया। अब आगे क्या है सर्किट में देखो, ये वाला एक 10 ओम, अब 10 ओम से फिर एक डायोड जुड़ा हुआ है, बट वो फॉरवर्ड है, मेरे किसी काम का नहीं, मैं आगे सिर्फ आगे जाके एक 6 ओम लगा दूंगी, ऐसे क्लियर हुआ। यहाँ जाके फिर एक ये 10 ओम लगा हुआ है, फिर यहाँ जाके एक 2 ओम लगा हुआ है, क्लियर हुआ इस तरीके से। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये गड़बड़ होगी, अब ठीक है। अब सीरीज पैरेलल कर सकते हैं, ऊपर Yes, 10 और 16 और ये 16, तो ये ऐसा हो जाएगा 16 ओम, ये वाला 16 ओम और ये 2, ठीक है। अब ये तीनों किस में हो जाएंगे, आई थिंक पैरेलल में, एक मिनट, मैम 16 16 8 हो जाएंगे, 8 एंड 2 पैरेलल में होंगे, 8 एंड 2 सीरीज में। 3.2। हाँ सब 0v से जुड़े हुए हैं ना, इसमें ये b है, ये b1 होगा, तो ये 16 हो गया, ये भी 16 हो जाएगा, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। 8 और 8 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 8 8 और 2 का पैरेलल 8 होगा, नहीं मैम 16 मैम एंड 16 और 16 16 का 8 हो जाएगा, 8 और 2 का 8 दूनी 16 और 8 मैम 2 1.6 हो जाएगा ना। 1.6। करंट आ जाएगा कितना, v इक्वल्स टू आई आर से करना एक बार, कितना आंसर बनता है इसका। मैम 2 ओम सीरीज में नहीं है? हाँ एक सेकंड, है ना, ऐसे तो मुझे इसमें आंसर गड़बड़ दिखाई दे रहा है। 2 ओम इसके साथ सीरीज में जुड़ेगा, है ना, यस मैम सीरीज में होगा। ये नहीं होगा भाई, पैरेलल थोड़ी है, क्योंकि ये अलग वोल्ट है ना बीच में, ये V से थोड़ी जुड़ा हुआ है, 2 वाला सीरीज में जाएगा इनके साथ, क्योंकि ये बैटरी नहीं लगाई ना तुमने, देखो बैटरी लगाओ यहाँ पे, ये बैटरी लगेगी 10 वोल्ट की, ठीक है। ये अपना 2 ओम आया यहाँ पे, ये 16 ओम और यहाँ पर एक 16 ओम बनेगा, ठीक है। ये सर्किट हुआ, 16 और 16 पैरेलल में बनेंगे 8 ओम। अब ये यहाँ 2 ओम, भले ही कहीं पे लगा हो, है तो सीरीज ना, ये सीरीज में बन जाएगा, तो ये 1 एम्पियर करंट आएगा। ये सर्किट इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो सर्किट बहुत ध्यान से बनाना है। देखो यहाँ पे वोल्टेज गायब कर दी, तो ये पैरेलल में बन गया, वोल्टेज गायब मत करो, ठीक है। दिस शुड बी इन सीरीज, तो आंसर वुड बी 1 एम्पियर, यस। 24th हो जाएगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू, ई किसके बराबर होता है, EM वेव्स में, मैग्नीट्यूड में
दो चीजें कराई थी, एक मैग्नीट्यूड के लिए और एक डायरेक्शंस के लिए, दो फॉर्मूले करवाए थे ना। यस सर मैम, E इज इक्वल टू एक तो सी E इक्वल्स टू CB कराया था फॉर मैग्नीट्यूड, एक पॉइंटिंग वेक्टर बताया था किसके बराबर, V इज इक्वल टू E क्रॉस B। हाँ है ना, V इक्वल्स टू E क्रॉस B। यहां से हम डायरेक्शंस निकालते हैं और यहाँ से मैग्नीट्यूड। तो तुम्हारे फॉर्म क्वेश्चन में क्या पूछा है, आई थिंक मैग्नीट्यूड पूछा है, तो E इक्वल्स टू CB लगा सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ B नॉट पूछा हुआ है, निकाल सकते हो ना आराम से। C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सबने किया होगा, 24 वाला। बाकी ठीक है, फिर अगली क्लास में तो डिस्कस नहीं हो पाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसमें से जो क्वेश्चंस तुम्हें ट्राई करने हैं, एक 20 क्वेश्चन ट्राई करना है और एक 21 वाला, 20 और 21 ट्राई करना है बस, ठीक है। बाकी हम एक काम करेंगे, जब इनके बता दो तो कौन सा बता दूं, मैम 12 12 वाला कौन सा रह गया, अच्छा ये, इसको तो बहुत आसान है करना, एक सेकेंड। मैम ये किया था मैंने, बट थोड़ा सा अलग आ रहा था मेरा आंसर। मैम ये रूट 2 मेरा नीचे आ रहा था डिनोमिनेटर में। नहीं नहीं, देखो मैं बताती हूँ, एक मिनट। हाँ। देखो यहाँ पे मेरे पास दो वायर है, एक AB और सपोज BC है ना। अगर मेरे पास ये BC वाली वायर है ऐसे, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमें इस O पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, C पॉइंट का ये है O पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। तो मैंने कि तुम्हें क्या सिखाया हुआ है कि पहले दोनों वायर्स के एंड पॉइंट मिला दो, है ना। तो एक तो मैंने ये एंड पॉइंट मिला दिया O पे, और C भी मिला ही हुआ है, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल बेटा 45 डिग्री है, तो ये वाला भी यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। हाँ, ये परपेंडिकुलर सा ड्रॉ कर रखा है, तो ये 90 डिग्री है। देखो ये परपेंडिकुलर है ना, बट यहाँ पे ड्रॉ हो नहीं पाया, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखो हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये C वाला एंगल भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। 45। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ये वाला परपेंडिकुलर मैं ग्रीन कलर से बनाती हूँ, ये एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए होती है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैम ये सारे 45 के बनेंगे और फॉर्मूले में 2 sin 45 आएगा ना। ये भी 45 है, ये भी 45 है, हाँ। L कितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा फिर, एक BC और एक BA, तो दोनों ऐड भी तो करोगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई sin θ1 प्लस में sin लॉन्ग है ना, देख लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगेगा। हाँ तो मैम इसमें सेमी इनफाइनाइट लगेगा। सेमी, मैम सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, म्यू मैम नॉट I by 2 pi sin θ1 प्लस sin θ2, हम जनरल फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो कोई सा भी नहीं लगेगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A sin θ1 प्लस sin θ2। अब देखो दोनों जो वायर हैं AB और BC सेम परफॉर्म कर रही हैं, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसा आ रहा है, A पॉइंट पर इनवर्ट्स, दोनों की वजह से इनवर्ट्स आ रहा है, तो ऐड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, मुझे एक तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, साइन θ1 और साइन θ2 45 के हो जाएंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2, क्लियर। ए परपेंडिकुलर, ये ए परपेंडिकुलर निकाल सकते हो कैसे, देखो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना तुमने, है ना भाई, यस मैम। ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो मुझे अब ये बेस निकालना है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज मौजूद है और एक एंगल मौजूद है 45 डिग्री, तो मैं cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा दूं। बेस मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ 0 to C L दी हुई है, cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2
इक्वल्स टू बेस अपॉन लेंथ, तो बेस कितना आ जाएगा? L/√2। है ना, L/√2। तो ये मेरी A परपेंडिकुलर कितनी आ गई बेटा? A परपेंडिकुलर आ गई L/√2। बस कर दो, अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को Yes, ma'am. अब डाउट है अब्दुल्ला कहीं पे? हाँ, नो मैम, हो गया। कहाँ पर गलती करके आए थे? मैम वो फॉर्मूले में मैंने अपॉन में 4 पाई रख रखा था। 4 पाई तो लिखा है मैंने भी, μ0I/4 पाई A sin θ1 प्लस sin θ2। ये फॉर्मूला जब लिखोगे θ1 प्लस θ2 तो यहाँ 4 ही लेना है। ये पूरा फॉर्मूला लिया है, यहाँ फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, मैम मेरा L की वैल्यू लेने में एरर हो गया था। ये तो मैंने तुम्हें बहुत बार सिखाया है, दोनों एंड पॉइंट मिला दो, θ1 θ2 निकाल लो, A परपेंडिकुलर ले लो, बस। ठीक है, अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद सम न्यू टॉपिक्स, न्यू चैप्टर्स। तुम्हें 20 जो 2 क्वेश्चंस दिए हैं जो बच गए हैं, कौन सा, 20 और 21, और जो MO3 वाले और MO1 वाले बच्चे हैं वो 22। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं बस, और कुछ नहीं। ये 3 क्वेश्चन छूटे हैं, ये 3 ट्राई कर लेना। ठीक है, 20, 21, 22। चलो, ओके देन, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। यस, किसी का कोई डाउट है? मैम जो कल क्लासेस होंगी वो मतलब क्विक रिवीजन टाइप होंगी क्या? आप कौन से बैच से हो? मैम मैंने अभी क्रैश कोर्स ही ज्वाइन करा है सर ने, मैं पहले टेस्ट सीरीज में था। अच्छा अच्छा, हाँ वो क्विक रिवीजन टाइप में ही होंगी। ओके मैम। हाँ जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।